नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन होंगे 2016 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? माघ की है, भारव की है, या कालिदास की है, या भास की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कालिदास की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अनुस्वार संधि है, या वृद्धि संधि है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय में गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो पता चल गया सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुण संधि है। और सूर्योदय का संधि विच्छेद अगर करते हैं हम, तो सूर्यधन उदय होता है, सूर्यधन उदय होता है। ज्ञानोदय ज्ञानोपदेश की बात करते हैं तो ज्ञान धन उपदेश होता है। देवर्षि में देवधन ऋषि होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़, या द्विपाद? तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द की पहचान क्या है? प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, या प्रकांड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभु लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध शब्द की पहचान क्या? प्रभु लिखा है। ठीक है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद। अब इसमें देखो भाई, इसको तो देख करके ही बता सकते हो। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध क्या है? आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद कैसे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में राइट लिखा है, तो आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? अपादान कारक का। ठीक है, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो पुष्प के हैं सुमन, फूल, मंजरी, कुसुम, प्रसून आदि। ये सभी किसके हैं? पुष्प की पर्यायवाची हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, और स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। ये शब्द विलोम शब्द हैं, यानी कि उल्टे शब्द हैं। जैसे दिन का अगर बात करें तो दिन का क्या हो जाएगा? रात। ठीक है, ऊपर का नीचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नयन एवं नायक शब्दों का
संधि विच्छेद कीजिए। तो ये अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए और ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, यानी कि ए का क्या हो जाता है ऐ, ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। और नयन के संधि विच्छेद की बात करते हैं तो नेधन अन हो जाता है। और नायक की संधि विच्छेद की बात करते हैं तो नय धन अक हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग पहले जान लेते हैं। शब्द रचना के लिए शब्दों के पूर्व जोड़े जाने वाले अक्षर, अक्षर समूह अथवा शब्द खंड उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभिधन, आश, अभ्यास, निधन, भय, निर्भय, ये क्या है। अब हमसे पूछा गया है कि सम उपसर्ग से बनने वाले 4 प्रत्यय क्या हैं। संकल्प, संयोग, संरक्षण और संतोष। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक ध्वनि एवं ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। जैसे रात, अध्याय, चमकना, बजाना आदि, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, महादेवी वर्मा हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए कि ये किस काल के कवि हैं, तो ये छायावादी के हैं। ठीक है, ये किसके हैं, छायावादी कवि हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, 3 है, 2 है, 4 है, या 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 है। यानी कि प्रति, अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो प्रति, धन, उप, धन, कार। तो प्रति भी है और उप, 2 उपसर्गों से मिलकर ये बना हुआ है। प्रति और उप 2 उपसर्गों से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास। तो रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास की बात करते हैं अगर हम, तो तत्पुरुष समास में प्राणेय उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। जैसे विद्या है हीन, विद्या से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है, या विधानवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक है। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। अब हम बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, वे वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम परिश्रम करते हो
तो सफल हो जाओगे। ठीक है, आगे क्या है, विस्मयवाचक वाक्य ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे विस्मयवाचक बोध वाक्य कहते हैं। जैसे हे भगवान, यह समस्या कब तक होगी। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ममता ने खाना खा लिया। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिए हुए हैं उपरयुक्त, यानी कि इसको तो भाई देखकर ही शुद्ध को पहचान सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उपयुक्त, इसमें ऑप्शन नंबर बी में राइट लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी में पहुंच चुके हैं हम। फटी न जाके पाँव बिवाई, सोना जाने पीर पराई। ठीक है, कहावत का अर्थ स्पष्ट कर दिए। फटी न जाके पाँव बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अर्थात जिस मनुष्य पर कभी दुख ना पड़ा हो वह दूसरों के दुख को क्या समझेगा। अर्थात ये कवि कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस पर कभी दुख ही ना पड़ा हो वह दूसरे के दुख को कभी नहीं समझ सकता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या है, अमित गरीब और भूखे व्यक्ति को देखकर हंस रहा था क्योंकि उसने कभी भी भूख नहीं देखी थी, इसलिए कहते हैं फटी न जाके पाँव विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, अगला है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, स्वरों की विषमता होने पर भी समान व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, भोर धाम हिम बारी बराई। ठीक है, क्या भाई उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बराई। ठीक है, इसमें देखो पहले पंक्ति में का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, फिर माँ की, धा की और बा आदि वर्णों की क्रम पूर्वक एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। भाई और भी लिख सकते हो, तरिन तराजू तर्तमाल तरवर बौछाई, इसमें क्या है तावर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो इसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आकर्षण, कृतघ्न, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण होता है। कृतघ्न का कृतघ्न ही होता है। जागृत का सुषुप्त होता है और मुक्ति का बंधन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वयंभू। जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, छा संयुक्त वर्णों के किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो छा दो शब्दों से मिलकर बना है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जब दो भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो दूसरी पूर्ण हो तो दोनों मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करती हैं। जैसे हमको दे दिया गया छा, तो छा को अगर हम देखेंगे तो ये का और सा से मिलकर बना हुआ होता है। त्रा की बात करते हैं अगर हम, त्रा किससे मिलकर बना होता है तो ता
अधाता और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात समझ में आ गई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। परलौकिक, तो परलौकिक का वर्ण विच्छेद करना है हमको, तो कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए। तो परलौकिक हमको दिया है, तो पा पा धन आ धन रा, फिर आ, फिर लौकिक है तो ला, और फिर औ की मात्रा है नाला में तो औ, फिर का है तो का, ई, फिर का, और फिर आ। तो ये क्या हो जाएगा, परलौकिक हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम है। सूक्ष्म है, विषाद है, दुर्गम है या नीरस है। तो सुगम शब्द का अर्थ क्या होता है, दुर्गम। इसके विलोम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म की बात करते हैं अगर हम विलोम की, तो स्थूल होता है, विषाद का आह्लाद होता है, और नीरस का सरस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्र शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो कौन सी संधि हो जाएगी भाई, रविंद्र में रवि धन इंद्र, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि क्या होती है, अकाः सवर्णे दीर्घा। क्या होती है दीर्घ संधि, अकाः सवर्णे दीर्घा। यानी कि इस संधि में ह्रास या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रास या दीर्घ आ ई उ आए, तो ये आपस में मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है, हमेशा बड़ी मात्राएं होती हैं, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और उ। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है और पल्लव है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है भाई, कामायनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हम साकेत की बात करते हैं तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की थी। ठीक है, साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ये प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगर हम पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त पंक्तियों में रचनाकार हैं। कबीरदास, रहीमदास, सूरदास या नंददास। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये कबीरदास जी की हैं। ठीक है, अगर हम कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास की मेन रचना क्या थी, बीजक थी। ठीक है, इनका पालन पोषण किसने किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका पालन पोषण किसने किया था कबीरदास जी का, तो नीरू और नीमा ने किया था। और इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दमक का तुकांत शब्द है। दमक का तुकांत शब्द क्या है, धमक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तुकांत शब्द क्या होते हैं, जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है वो तुकांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है वो तुकांत शब्द कहलाते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत आनंद, अत्यंत सुंदर और मधुर चित्रण मिलता है। इन्होंने प्रकृति के हर पहलू को बड़ी बारीक से देखा और समझा है। इनके शब्दों के प्रकृति जीवंत को उठती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए, खग के और धरती के। तो खग की बात करते हैं, खग का समानार्थी या पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी होता है, विहग होता है, चिड़िया होती है, नभचर होता है। अगर हम धरती की बात करते हैं तो भू, धरा, धरती, वसुधा, भूमि, ये सभी क्या हैं? धरती की पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है? सरोरुह शब्द का अर्थ होता है कमल। ठीक है, यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। सरोह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सरस धन रूह। सरस जिसका अर्थ होता है सुंदर और रूह का मतलब होता है आत्मा। इस प्रकार सरोरुह का अर्थ सुंदर आत्मा वाला। यह शब्द कमल के फूल के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि कमल का फूल अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरिहर दास जी था। ठीक है, नरिहर दास जी वैष्णव संत थे और रामानंद संप्रदाय से जुड़े थे। इन्होंने तुलसीदास जी को ज्ञान का मार्गदर्शन दिखाया। रामचरितमानस में इन्होंने अपने गुरु नरिहर दास जी का उल्लेख किया है। क्या कहा उल्लेख किया भाई? गुरु बिन ज्ञान नहीं होई, गुरु बिन मिले न मोच, गुरु बिन सबे सुख सुने, गुरु बिन सब अंधेरा। ठीक है, अर्थात क्या है अर्थ इसका? बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है। मोक्ष रूपी ज्ञान दिखाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता है। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करता है जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की दो विधाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी है? कहानी, यह हिंदी गद्य की एक लोकप्रिय विधा है जिसमें लेखक किसी घटना या कल्पनाशीलता कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। कहानी में पात्र, कथानक, संवाद, वातावरण और जैसे तत्व शामिल होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट क्या है? निबंध। निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को प्रस्तुत करता है। निबंध में विषय का गहन विश्लेषण और तार्किक विवेचन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तड़ागा और नप्रह। तो तड़ागा मीन्स तालाब और नप्रह मीन्स राजा। तो दोनों के अर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो हमारे इसमें के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम दूसरी क्लास में कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमीन पक गई है वाक्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या अज्ञेय का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जमीन पक गई है, यह किसका था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देवेंद्र शब्द में संधि विच्छेद है। दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देवेंद्रा में गुण संधि है। देवेंद्रा में कौन सी संधि है भाई, गुण संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। इच्छा सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो ये तुम अपने कार्यों में सफल रहो, ये इच्छावाचक यानी कि इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ये क्या हुआ, इच्छावाचक हुआ। अगर हम संकेतवाचक की बात करते हैं तो वे वाक्य जिनमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना का बोध होता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर तुम परिश्रम करते हो तो आज सफल हो जाते। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य की बात करते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सभी अपना अपना काम करो। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, संदेह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ। स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा और सुंदर आंख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या है, साफ सुथरा है। ठीक है। अगर हम और ऑप्शनों की बात करते हैं तो छाती है दूसरा ऑप्शन, तो छाती का अर्थ क्या होता है, वक्ष होता है। और कंघा की बात करते हैं तो जुलाहों का एक औजार होता है। सुंदर आंख की बात करते हैं कि सुंदर नयन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरता शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो श्लेष अलंकार क्या है, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग कई बार हो और हर बार इसके अलग अलग अर्थ निकलें तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि रहीमन जी इस पंक्ति में पानी को 3 अर्थों में प्रस्तुत किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से, और मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा या चमक से है, जिसके मोती का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा अर्थ है जल का, जल से संबंधित है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। ठीक है, तो रहीम जी का कहना क्या है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्राउपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना। यानी कि प्राउपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या हैं, प्रगति है, प्रबल है, प्रभाव है, प्रकृति है या प्रकोप है या प्रसारित है, प्रयोग, प्रसार, प्रकाश, प्रयास, ये सभी क्या हैं, प्राउपसर्ग से बनने वाले
शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वो अभिनेता कहलाता है। ठीक है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है, या आस्था न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तत्र मीन्स वहाँ, एकः एक, विशाला विशाल, सरोवर सरोवर मीन्स तालाब, अस्ति मीन्स है, यानी कि वहाँ एक विशाल तालाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। इनके अगर जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म अल्मोड़ा कौशानी ग्राम में हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो तृतीय एक वचन का हरिणा, हरिभ्या और हरिभी हो जाएगा। तृतीय एक वचन बोला है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये तृतीय हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप हरि का पूरा ही लर्न कर लेंगे। ठीक है, शब्द रूप पूरा ही लर्न कर लेंगे, जिससे आसानी रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सिया राम शरण गुप्त हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगर आपसे पूछ लेता है कि साकेत महाकाव्य किस पर आधारित है, तो ये राम कथा पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं, क्या कहा जाता है भाई? तो उसको गति कहा जाता है। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है, क्या होता है? जा होता है, माँ होता है, गा होता है, या सा होता है? तो क्या होता है भाई? माँ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णुगुप्त, शिवपूजन, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन नंबर, देखो इसमें रंग दिया है, विष्णुगुप्त दिया है, तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, काव्य की आत्मा है, रस है, छंद है, अलंकार है, या उपयुक्त सभी हैं? तो काव्य की आत्मा कौन है? रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघु है। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण बताइए। तो अनिवार्य संस्कृत के उच्चारण के निम्नलिखित दोष क्या हैं? संस्कृत ध्वनियाँ तथा उनके उच्चारण स्थान के ज्ञान में अपूर्णता, ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम आदि के उच्चारण तत्वों के ज्ञान में कमी। तीसरा पॉइंट क्या है? उच्चारण दोष के लिए कंठ, तालु, ध्वनि यंत्रों का दोषपूर्ण होना। चौथा पॉइंट क्या है? भाषा उच्चारण में पैतृक अनुसरण के अनुसार भी
त्रुटि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीति का कोई श्लोक लिखिए। तो नीति का कोई श्लोक लिखना है हमको। रूप यौवन संपन्नः विशाल कूले संभवः विद्याहीना न शोभते निर्वध्या इव कुसंगः। यानी कि व्यक्ति कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरा हो, क्यों ना भरा हो, किसी महान कुल में जन्मा हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना खुशबू के पलाश के पुष्प की होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि ये कहा गया है कि व्यक्ति कितना भी रूपवान हो, वो कितने भी धनी महान कुल में जन्म क्यों ना ही लिया हो, यदि उसको विद्या रूपी धन से विवक्त है, अर्थात उसको विद्या नहीं आती है, विद्या रूपी धन नहीं आता है, तो उसकी स्थिति वैसे ही है, एक पलाश के फूल की तरह उसकी स्थिति रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो कहानी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: धार्मिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, आदर्शवाद कहानियाँ, घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी और भाव प्रधान। ये सभी क्या होती हैं? कहानी की प्रमुख प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो छा वर्ण संयुक्त किन, तो पहले संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? जब दो भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो, दूसरी पूर्ण हो, तो दोनों मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे हम छा की बात करते हैं तो छा दो शब्दों से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की दो विधियों के नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की विभिन्न विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं: कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, जीवनी और आत्मकथा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची क्या है भाई? तो समान अर्थ का बोध कराने वाले विभिन्न शब्द समूह को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं हम अगर, तो कंचन, हेम, कनक, सुवर्ण, हिरण्य, जात रूप आदि ये क्या हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना है जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, या रविन्द्रनाथ टैगोर की, या सुवित्तानंदन पंत की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सा, खा, सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, उत्तिष्ठ व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा, खा, सा ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे सा, खा, सा, हा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परिमल काव्य के रचयिता हैं कबीरदास जी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, महादेवी वर्मा हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि परिमल के काव्य के रचयिता कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वः का अर्थ है आज, कल बीता हुआ, आने वाला कल या परसों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वः का अर्थ क्या है, आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं, अद्य मीन्स आज होता है, अद्य मीन्स क्या होता है, आज होता है। ह्या मीन्स बीता हुआ कल, पर है मीन्स बीता हुआ परसों, परस्या आने वाला परसों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख है, कमल है, कपूर है या उपयुक्त सभी है। तो अब्ज शब्द का ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण से छात्रों के सामान्य ज्ञान, तर्क, विवेक, संकल्पना एवं कल्पना शक्ति में अभिवृद्धि होती है। बालक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जगत में जीव जंतुओं के नाम, गुण, अवगुण तथा स्वभाव से परिचित हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्या ददाति विनयम, ठीक है, विद्या ददाति विनयम, विन या दयाति पत्राम और पत्रा वर्धते प्रमोति धानार्थम तथा सुखम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की 3 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, जिनमें से नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना प्रमुख हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौन पठन के उद्देश्य क्या हैं। तो मौन पठन के उद्देश्य क्या है भाई, तथ्यों के स्मरण शक्ति में विकास करना, बोध ज्ञान की गति में वृद्धि करना, पढ़े गए वाक्य या वाक्यांश के समझने की क्षमता उत्पन्न करना, पढ़ने की गति को तीव्र करना, विद्यार्थियों में शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, मौन वाचन से पढ़ने की गति में वृद्धि होना, यह शब्दावली को विकसित करने तथा भाषा की समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब व्यक्ति मौन वाचन में कुशल हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्या धर्मेण शोभते सूक्ति का अर्थ हिंदी में अर्थ लिखिए। तो विद्या धर्मेण शोभते अर्थात अर्थ क्या होगा इसका, विद्या धर्म से शोभा प्राप्त करती है। अर्थात तो क्या है, विद्या धर्म से शोभा प्राप्त करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अभितः शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अभिता का अर्थ होता है चारों ओर से, पूर्णता, शीघ्रता से आदि। वाक्य प्रयोग क्या होगा, विद्यालयम अभिता वृक्षा सन्ति। अनुवाद क्या होगा इसका, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति, यानी कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो हमारे अगला प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। तो आंसू किसकी रचना है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 1925 था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई, झांसी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, चिरगांव झांसी में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है भाई, यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल संस्कृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या वियोगी हरि। तो बसेरे से दूर पुस्तक के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है, इनकी और एक रचना याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं रखूं, ये भी है, और नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की ये भी रचना है। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। तो राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या है? रामा है, रामेभ्या है, रामस्य है या रामात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामात है। ठीक है, तो इनका दिखा देते हैं हम राम की वो शब्द रूप। रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामेभ्यम रामाई, रामाय रामाभ्यम रामेभ्य, और रामात पंचमी हमसे पूछा था। देखो रामात पंचमी एक वचन, रामात रामाभ्यम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? मीराबाई को, महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या शिवानी को। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघु से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक होता क्या है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, ये क्या है? सभी अपादान कारक है। नहीं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंठ ध्वनियों कौन कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियां गले के सामने की ओर का उभरा हुआ भाग कंठ कहलाता है। गले के सामने की ओर का उभरा हुआ भाग कंठ कहलाता है। यहाँ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है उन्हें कंठ कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, का वर्ग तथा विसर्ग आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। तो हार में दो शब्द जोड़ते हुए उपसर्ग जोड़ते हुए बनाना है। तो उपसर्ग हम जोड़ रहे हैं, हार में प्रा उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो प्रहार हो जाएगा। प्रहार का अर्थ क्या होता है? हमला करना होता है। आ उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो आहार हो जाएगा। आहार मतलब होता है भोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हिंदी में अर्थ इसका क्या होगा? जो वाणी हितकारी हो और कानों को सुनने में प्रिय भी हो, वैसा वचन, अर्थात जिसके दोनों गुण हों मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होता है वह मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है और एकांकी है। कौन कौन सी है भाई? उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नदी एवं आकाश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी की पर्यायवाची क्या होती है? सरिता होती है, तरंगड़ी होती है और वाहिनी होती है। अब हम बात करते हैं आकाश की। आकाश की पर्यायवाची क्या होती है? नभ, अंबर, व्योम। ये आकाश की पर्यायवाची हो जाती हैं। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हम 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि जैसे ही वीडियो आए वैसे ही तुरंत आप तक अपडेट तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। या रा लावा व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यार अलावा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त, ऊपरयुक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको शुद्ध वर्तनी को तो देखकर ही सही कर सकते हो, उपरयुक्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं या लेखक हैं। तो साकेत महाकाव्य के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका वर्ष कब था तो 1932 में साकेत की रचना की गई थी। कब की गई थी भाई, 1932 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना कौन सी नहीं है भाई, दूध बतासा, शिशु भारती, पल्लव, झरना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सोहनलाल द्विवेदी जी की ये रचना नहीं है। ये पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है भाई, सुमित्रानंदन पंत जी की है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वाक्य का गुण नहीं है सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य और क्रमबद्धता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उद्देश्य। यानी कि वाक्य का गुण कौन सा नहीं है, उद्देश्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो दोस्तों हम ये 100% कह सकते हैं कि आप 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, स्वर व व्यंजन का उचित तालमेल, वर्णों का शुद्धतापूर्वक उच्चारण, अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण, बलाघात व अनुतान, संगम, गति और तथा विराम। ये सभी हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है पठन वाचन के प्रकार बताइए। तो पठन वाचन के निम्न प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पठन वाचन, यानी कि विद्यार्थी तथा शिक्षक व्यक्तिगत रूप में मौखिक पठन करते हैं, इसे व्यक्तिगत पठन वाचन कहा जाता है। सामूहिक पठन वाचन, यानी कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक साथ मिलकर समान स्वर, गति तथा लय के साथ मौखिक पठन क्या कहलाता है, सामूहिक पठन कहलाता है। अर्थात जब बच्चों को एक साथ रूम पर टेबल पढ़ाया जाता है मौखिक रूप से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये एक साथ पढ़ाया जाता है ना, सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सामूहिक पठन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है समाचार पत्रों में विभिन्न
स्तंभ कौन कौन से होते हैं? तो समाचार पत्रों के स्तंभ के रूप में मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कौन कौन से 6 सवाल? क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। किसके साथ हुआ? ये भी हो गया भाई। कहाँ हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ और क्यों हुआ? कौन कौन से समाचार पत्रों में पूछा जाता है भाई? क्या हुआ? किसके साथ हुआ? कहाँ हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो ये सभी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, नीलांबरा तथा स्मृत की रेखाएं आदि किसकी? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और रचनाओं की बात करते हैं, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, नीलांबरा तथा स्मृत की रेखाएं आदि इनकी रचनाएं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं? नाम लिखिए। तो बीजक काव्य संग्रह कबीरदास के दोहों का संकलन है। अब हम कबीरदास जी की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू नीमा ने किया था। ठीक है, नीरू नीमा ने किया था। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ठीक है, तो बीजक काव्य संग्रह कबीरदास जी के दोहों का संकलन है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? साखी, सबद और रमैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं भाई? साखी, सबद और रमैनी, ये 3 भाग हैं। अगर इनके गुरु का नाम पूछता है तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। अगर कबीरदास जी के पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू नीमा ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हितम मनोहारी चा वचम दुर्लभा सूक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन? हितम मनोहारी चा वचम दुर्लभा सूक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ क्या है इसका? जो वाणी हितकारी हो और कानों को सुनने में प्रिय भी हो, ऐसा वचन अर्थात जिसके दोनों गुण हो मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होता है वह मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता है। एक बार फिर से देखते हैं इसके अर्थ को। जो वाणी हितकारी हो, अर्थात जो वाणी हमको हितकारी लगती है और कानों को सुनने में प्रिय भी हो। जो वाणी हमको हितकारी लगती हो और कानों को सुनने में वो प्रिय भी लगती हो, ऐसा वचन अर्थात जिसमें दोनों गुण हो मिलना कठिन होता है। यानी कि जिसमें दोनों गुण हो, जो वाणी हितकारी भी हो और जो कानों को प्रिय भी लग रही हो, ऐसा वचन अर्थात इन दोनों का गुण का मिलना कठिन होता है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होता है वह मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता है। अर्थात जो वचन हितकारी होता है वह मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज 2016 से लेकर के, कहाँ से भाई? 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर किया है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं भाई? अति लघु कवर किया है
और लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर किया है। तो आप 2 से 3 बार इन वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।